हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे सब। और जैसा कि पिछली क्लास में अपना टॉपिक शुरू हुआ था साइज सेपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किया था हमने। और आज करेंगे उससे आगे डिस्कस, पर उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लें भी यार, उससे पहले अपने क्या क्या पढ़ा था। तो इसमें देखते हैं साइज सेपरेशन में क्या क्या देखा था हमने। तो साइज सेपरेशन, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन थी भी साइज सेपरेशन क्या होता है। तो साइज सेपरेशन हो गया भी टू सेपरेट आउट टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और पाउडर बोल सकते हैं अपने। मतलब कि दो डिफरेंट साइज के जो भी पार्टिकल्स हैं या कोई पाउडर्स है, उनको क्या है, उनके साइज को सेपरेट करना। और फिर इसके बाद में क्या है कि हमने पढ़े थे इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं साइज सेपरेशन के। ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं यहाँ इसकी एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशन थे इसमें, कुछ एक एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। और इसके बाद में कुछ ये स्टैंडर्ड दिए हुए हैं इंडियन फार्माकोपिया में साइज सेपरेशन के लिए। तो ये स्टैंडर्ड भी क्या है कि इम्पोर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड, ये अलग अलग ग्रेड दी हुई है हर पाउडर की। तो ये ग्रेड के लिए यहाँ टेबल बनाई हुई है, तो इस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं। इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इस टेबल में क्या है कि हर टाइप का जो पाउडर है, कौन सा कोर्स पाउडर होता है, और मॉडरेट कोर्स कौन सा होता है, मॉडरेट फाइन कौन सा होता है, वेरी फाइन कौन सा होता है, फाइन कौन सा होता है, इस सब की यहाँ पे ग्रेड दी हुई है सबकी। तो ये सब ये मतलब जो ग्रेड दी हुई है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही है। तो आप इनको रेफ़र कर सकते हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते होते हैं इनके बारे में। और इसके बाद अभी अपने शुरू करते हैं सीव। जब अपने साइज सेपरेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है अपनी सीव। सीव ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सीव, अब सबको पता होना चाहिए कि सीव होती क्या है। सीव यानी कि जैसा आपने नॉर्मल घर पे देखा होगा, आटा वगैरह छानने के लिए जो छाननी होती है उसी को बोलते हैं सीव। इसको सीव भी बोल देते होते हैं या फिर स्क्रीन भी बोल देते होते हैं। स्क्रीन, सीव यहाँ स्क्रीन बोल देते होते हैं इसको। और अब इसमें कह दिया कि सीव आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर्स क्लॉथ विथ स्क्वायर मैश। स्क्वायर मैश मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि वर्गाकार बोल देते होते हैं, उस टाइप में इसमें सीव में क्या है, खाने बने होते हैं। मैश उनको बोलते हैं, मैश जो सीव के अंदर जो छोटे छोटे खाने बने होते हैं उनको बोलते होते हैं मैश। ये मैश टर्म दी हुई है वो उनको ही बोलते हैं मैश। मैश वोवन फ्रॉम वायर ऑफ ब्रेस ब्रॉन्ज स्टेनलेस स्टील। जो ये मैश होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब कि ये किस किस के होते हैं, ये ब्रेस हो गया या ब्रॉन्ज हो गया, स्टेनलेस स्टील, ये क्या मेटल होती हैं सब। ब्रास में मेटल होगी, ब्रॉन्ज मेटल हो गई, इनसे मिलके ही बनी होती है सीव हमारी। द वायर शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब ये क्या है कि जो वायर है, द वायर शुड बी यूनिफॉर्म क्रॉस सर्कुलर सेक्शन। ये सर्कुलर होती है और क्रॉस्ड होती है, वायर क्रॉस्ड होती हैं। तो इसलिए क्या है कि ये मतलब जो इसकी जो पकड़ होती है उसको मजबूत बना के रखती हैं। साइज फिक्स रहता है इसमें, जो मैश होते हैं वो फिक्स साइज के होते हैं हर सीव के अकॉर्डिंग। अब इसमें कि कुछ एक ना टर्म्स दी हुई हैं और अपने को पता होना चाहिए कि ये क्या क्या टर्म्स होती हैं। जैसे नंबर ऑफ सीव। नंबर ऑफ सीव क्या चीज़ होता है, सीव नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मैश इन ए लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। अब हमने क्या किया कि अपने पास कोई सीव है, हमने क्या किया उसका 2.54 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लिया। इस टाइप में ऐसे एक टुकड़ा काट लिया। ये सीव हो गई हमारी। जैसे सीव में से एक क्रॉस सेक्शन काट लिया, कोई बड़ी सीव थी इतनी सी, इसमें से इतना 2.54 ऐसे है
ऐसे भी 2.54 और ऐसे भी 2.54। इस टाइप का एक सेक्शन काट लिया। अब उसमें हम काउंट करेंगे कि इसके अंदर जो ये मैश बने हुए हैं, जो खाने बने हुए हैं, ये कितने मैश बने हुए हैं इसके अंदर। जो जैसे एक मैश है ये, ऐसे कितने मैश बने हुए हैं। तो अगर एक 2.54 सेंटीमीटर मतलब कि 1 इंच, 1 इंटू 1 इंच हो गया ये, 1 इंच ऐसे और 1 इंच ऐसे, 1 इंटू 1 इंच का हो गया। अब इसमें काउंट करेंगे कि इसके अंदर कितने छोटे छोटे मैश बने हुए हैं। वही मैश ही डिसाइड करते हैं हमारा सीव का नंबर। जितने ज़्यादा मैश होंगे इसके अंदर, उतना ही क्या है, उतना ही इस खाने का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, उतने ये छोटे होते जाएंगे और उतना ही हमारा जो सीव का नंबर है वो बढ़ता जाएगा। सीव का नंबर बढ़ता जाएगा और मैश साइज है वो कम होता जाएगा। अब ये चीज़, एक और चीज़ देखते हैं हम इसमें दिया हुआ है कि नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, या फिर इसको बोलते हैं नॉमिनल मैश अपर्चर साइज, एक ही चीज़ होती है ये। अब जो मैश है उसका अपर्चर साइज कितना है। नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। अब जैसे इस टाइप में कोई बनी हुई है मैश है, ये खाने बने हुए हैं अपने सीव के अंदर। अब इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में 2 वायर हैं, एक ये वायर हो गया, एक ये वायर हो गया। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इस चीज़ को पता लगाना। ये डिस्टेंस ही हमारा जो नॉमिनल मैश का जो अपर्चर साइज है वही बताती है ये। और जो अपनी इंडियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज दिए हुए हैं सीव के और सेंटीमीटर की ग्रेड में, और cm में। ये में लगभग ज़्यादातर में ही होते हैं ये, और कई बार इनकी ग्रेड माइक्रोमीटर भी आ जाती होती है, माइक्रोमीटर में। और अब इसके बाद में ये दी हुई है यहाँ पे अपनी सीव। ये सीव है, इसके अंदर क्या है कि अंदर अलग अलग इस टाइप में वायर्स कुछ ऐसे लगी हुई हैं, कुछ ऐसे लगी हुई हैं, इस टाइप में लगी हुई है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ये छोटे छोटे खाने हैं यही होता है हमारा मैश, और इसके साइज को ही बोलते हैं नॉमिनल मैश अपर्चर साइज। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, हर एक मैश का दिया हुआ है। तो इनकी जो वायर्स होती हैं, जो तारें लगी होती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को ही अपर्चर साइज बोलते होते हैं। अब इसके बाद में आता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। जो इसके अंदर वायर लगी होती है, क्यों, इनका जो डायमीटर है वायर का या वायर की थिकनेस है, वो भी हमारी जो सीविंग प्रोसेस है इसको अफेक्ट करती है। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर ये क्या चीज़ होती है। वायर मैश सीव आर मेड अप फ्रॉम द वायर हैविंग द स्पेसिफाइड डायमीटर इन ऑर्डर टू गिव सुटेबल अपर्चर साइज। अब इसमें क्या है कि जो वायर्स होती हैं, वायर्स एक फिक्स साइज की लगी होती हैं। वायर ही हमारा जो अपर्चर का साइज है वही डिसाइड करती हैं, और यही हमारी सीव को सफिशिएंट स्ट्रेंथ देती है। इसी से ही सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिलती है हमारी सीव को। और जो वायर है, वायर का डायमीटर फिक्स होता है। इसका मतलब जो वायर का जो अपनी सीव है उसके साइज के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर होता है। जैसे मान लो कि इतना डायमीटर होना चाहिए कि जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। ऐसे नहीं है कि बहुत बारीक वायर हो और सीव बहुत बड़ी है अपनी, तो वो मे बी वो टूट सकती है। और अब इसके बाद में एक टर्म है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। approximate percentage sieving area. The standard express the area of the meshes of a percentage of local area of the sieve. ये भी क्या है कि ये परसेंटेज काउंट करनी है। कोई भी लोकल एरिया है सीव का, एक फिक्स एरिया ले लिया, हम उसके अंदर देखेंगे कितने मैश हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है।
वो परसेंटेज काउंट की जाती है और केप्ट विद इन द रेंज ऑफ, ये रेंज दी हुई है, 1 मिनट, ये हमारे पास रेंज दी हुई है, इस रेंज के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इसके बाद में है मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट है, साइज सेपरेशन के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो अब देखो, जब साइज सेपरेशन हो रहा है या हमारा इक्विपमेंट चल रहा है तो उस टाइम पे कौन कौन से मैकेनिज्म यूज किए जाएंगे, तो उसके अंदर ये 3 नाम दिए हुए हैं, एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके बाद में अभी दिया हुआ है कि एजिटेशन मेथड। सबसे पहले एजिटेशन ये ना रिलेटेड है, जैसे अपने किसी चीज़ को शेक करते हैं, शेकिंग करते हैं, हिलाते हैं कुछ, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है एजिटेशन। किसी चीज़ को स्टिर करना, स्टीयरिंग करनी उसकी। अब इसमें दिया है कि सीविंग में बी एजिटेटेड इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। अब क्या है कि सीव को एजिटेट किया जा सकता है, उसके लिए भी डिफरेंट वेज दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके दिए हुए हैं भी, जो अपनी सीव है उसको किस टाइप से हम एजिटेट कर सकते हैं, यानी कि एजिटेशन करनी है, शेकिंग करनी है सीव की, तो उसके लिए अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। तो अब जो एजिटेशन मेथड है उसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, ये 3 पॉइंट दिए हैं, इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन सबसे पहला है, और ऑसिलेशन में क्या हुआ है कि दिस सीव इज माउंटेड इन द फ्रेम दैट ऑसिलेटेड बैक्स एंड फोर्थ। अब इसमें ऑसिलेशन का क्या मतलब है कि कोई भी सीव है उसको क्या किया जाता है, आगे और पीछे किया जाता है, पहले वो आगे जाएगी फिर पीछे की ओर जाएगी वो सीव। दिस सीव इज़ माउंटेड इन, इस टाइप का एक फ्रेम लगा होगा जिसमें क्या है कि सीव बैक और फोर्थ जाएगी, आगे और पीछे, मतलब पहले तो ऐसे आगे गई फिर पीछे आ जाएगी, इस टाइप में फोर्थ और बैकवर्ड मूवमेंट करेगी, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करेगी सीव। तो इससे क्या होगा, जब कोई भी चीज़ आगे पीछे मूवमेंट कर रही है, सीव है अपनी छाननी है, आगे पीछे जब मूवमेंट कर रही है, उसके ऊपर कोई पाउडर पड़ा है तो पाउडर भी मूवमेंट करेगा, और जब मटेरियल है, पाउडर है, वो रोल होगा उसके ऊपर, सीव अपनी जो सीव है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर वायर्स लगी है उनके ऊपर, तो उससे क्या है कि वो मटेरियल क्या है कि छनने लग जाएगा, धीरे धीरे सीविंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ एक मटेरियल है वो उसमें से छन के और नीचे आ जाएगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। या तो हम इस टाइप से कर सकते हैं एजिटेशन सीव की, और या फिर इसके बाद में दूसरा मेथड है हमारे पास वाइब्रेशन, या फिर वाइब्रेशन के थ्रू। अब वाइब्रेशन में नॉर्मली मैं बताऊं क्या दिया हुआ, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस है कोई, वो वाइब्रेटरी प्रिंसिपल पे काम करती है, उसको क्या है अपनी जो सीव है उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है, उस डिवाइस को सीव के साथ अटैच कर दिया और सीव में मटेरियल रख दिया और उसके बाद में डिवाइस को चालू कर दिया। जैसे जैसे उसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन होंगे उसमें, जैसे जैसे उसके अंदर वाइब्रेशन होगा वैसे वैसे मटेरियल है वो मटेरियल की शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी या स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी, तो मटेरियल छनने लग जाएगा। तो इससे क्या है कि बड़े पार्टिकल हैं वो तो ऊपर रह जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो वही चीज़ है हमारी साइज सेपरेशन। और इसके बाद में एक मेथड है गायरेशन। गायरेशन में क्या है, इन दिस मेथड सिस्टम इज मेड सो दैट सीव्स ऑन ए रबर माउंटिंग एंड कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फ्लाई व्हील। रबर माउंटिंग एंड कनेक्टेड टू ए इलेक्ट्रिक फ्लाई व्हील, यानी कि सीव्स जो होती है अपनी, वो क्या है कि कोई रबर से माउंट कर दी जाती है, रबर के साथ अटैच कर दी जाती है और उसको एक इलेक्ट्रिक फ्लाई व्हील के साथ जोड़ दिया जाता है। और अब इससे क्या होगा कि दिस गिव ए रोटेरी मूवमेंट टू द स्मॉल एम्पलीट्यूड। ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लाई व्हील है वो क्या है कि रोटेशन करेगा और उसके साथ सीव माउंट है।
तो अब इसमें क्या होगा कि जब वो रोटेशन करेगा तो हमारी सीव भी रोटेट करेगी, और जब हमारी सीव रोटेट कर रही है तो सीव के अंदर जो मटेरियल रखा है वो भी मूवमेंट करेगा, यानी कि स्पिनिंग मोशन होगी उसमें। वो खुद घूमेगा और साथ में जो अपना व्हील है वो भी साथ में घूमेगा, दोनों के बीच में रोटेशन होगा। तो रोटेशन होगा तो रोटेशन वही सेम ही चीज़ है कि अपने को क्या करना है, किसी भी माध्यम से अपनी जो सीव है उसको हिलाना है, सीव का एजिटेशन करना है, किसी भी मेथड से करो। फाइनली होगा क्या होगा, हमारी जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो, जो बड़े पार्टिकल हैं वो तो सीव के अंदर ऊपर आ जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो जो हमारी वायर की मैश है उसको क्रॉस कर जाएंगे। और अब इसके बाद में सबसे पहला तो हमने देखा था एजिटेशन मेथड, पहला था एजिटेशन मेथड। ये मैकेनिज्म ही है इनके, जो मतलब जो सीविंग प्रोसेस है वो किस किस मेथड या मैकेनिज्म से हो सकती है। पहला एजिटेशन में 3 चीज़ें पढ़ ली हमने, इसमें ऑसिलेशन था, वाइब्रेशन था और वेरिएशन था। और अब इसके बाद में दूसरा है ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग मेथड में क्या है, ब्रशिंग यानी कि नाम से समझ आ रहा है कि ब्रश, ब्रशिंग मेथड यानी कि कोई भी ब्रश है उसका यूज करके मटेरियल को सीविंग करनी मटेरियल की। तो इसमें क्या है कि इन दिस केस ब्रश इज यूज टू मूव द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए ब्रश का यूज किया जाता है। अब क्या करेंगे, अपनी जो सीव है, सीव के अंदर रख दिया मटेरियल हमने, ये सीव है, सीव के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने अपना मटेरियल रख दिया, सीव के अंदर मटेरियल फिल कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या है कि हम लेंगे एक ब्रश, ये मान लो कोई ब्रश है। ब्रश से क्या है कि इसकी क्या है कि जो मटेरियल है इसको पूरे को शेक किया जाएगा, ऐसे इस टाइप से राउंड राउंड करेंगे ब्रश को। जब ब्रश से मटेरियल को शेक करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो छोटे पार्टिकल्स है वो तो सीव से क्रॉस कर देंगे, बड़े ऊपर रहेंगे। नॉर्मल सी बात है कि जैसे वही है ना कि आटा है, अगर आटा अपने छाननी में रख दिया, उंगली से उसको अगर आटे को हिलाएंगे तो छनेगा वो। उंगली मान लो भी अपनी जो फिंगर है वो क्या है, ब्रश है। ब्रश से जब उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या हॉरिजेंटल, मतलब ये क्या है कि जैसे अपनी जो सीव है वो तो हॉरिजॉन्टल पड़ी है और जो अपना ब्रश है वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ा रहेगा, वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे होगा। तो इससे क्या है, जब उसको रोटेट, वो ब्रश से उसको मटेरियल को अपने से वो करेंगे, वहाँ पे फैलाएंगे, तो उससे क्या है कि जो मटेरियल है वो छनने लग जाएगा। और इसके बाद में एक और मेथड है अपना, ये है सेंट्रीफ्यूगल। एजिटेशन, ब्रशिंग और उसके बाद में हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, तीसरा जो मेथड है। तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड के अंदर क्या होता है कि इसमें यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर किसी चीज़ को, मान लो कि अपना या तो वाटर है, कोई गिलास है या कुछ है, उसके अंदर हमने क्या किया है कि वाटर को और कोई ऐसा सॉलिड मिक्स कर दिया जो मिक्स नहीं हो रहा है उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये गिलास है कोई, इसके अंदर एक तो वाटर डाल दिया हमने और इसके अंदर और सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे डाल दिए। अब हम क्या, जब इस गिलास को रोटेट कराएंगे ना, गिलास को घुमाएंगे, तो हमारा क्या सॉलिड एक बीच में आके बैठ जाएगा वहाँ पे अलग से, जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो बीच में आके बैठ जाएंगे अलग से, और जो वाटर या लिक्विड है वो अलग रह जाएगा, वो साइड ऊपर पड़ा रहेगा। सॉलिड है अगर घुल नहीं रहा तो नीचे आके बैठ जाएगा, बीच में इकट्ठा हो जाता है वो। और वही चीज़ इसमें जो अपना ये मेथड है इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ कि इन दिस मेथड ए हाई स्पीड रोटर इज फिक्स इनसाइड द वर्टिकल सिलेंडर सीव। सीव के साथ में क्या किया कि हाई स्पीड रोटर लगा के मोटर फिट कर दी है हाई स्पीड की। अब ये सीव के साथ अटैच है, तो इससे क्या होगा कि जब ये मोटर रोटेट करेगी तो इससे हमारी जो सीव है वो भी रोटेट करेगी। जब सीव रोटेट कर रही है
सीव इसमें रोटेट कर रही है तो सीव के अंदर जो मटेरियल पड़ा है वो भी रोटेट करेगा। और बहुत ज़्यादा स्पीड में जो अगर सीव चल रही है तो वो ये ना कि जो उसका जो मटेरियल है, सीव के अंदर जो मटेरियल भरा है, वो क्या होगा कि वो ना उसकी जो सीव की दीवारें हैं उसके साइड में मूवमेंट करेगा, दीवारों के साथ चिपकने से लग जाएगा और वहाँ से वो क्या है कि छनने लग जाएगा मटेरियल। और ये तो हो गए हमारे जो मेथड थे इसके। 3 मेथड या मैकेनिज्म थे जिससे साइज सेपरेशन होता है: एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगल। एजिटेशन में हमने ओसिलेशन, वाइब्रेशन और गायरेशन 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। और अब इसके बाद में आता है इक्विपमेंट एंड मेथड यूज फॉर साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट और मेथड यूज किए जाते हैं। जब हम साइज सेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड या कौन सा इक्विपमेंट है वो यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे। डिटेल अपने सिलेबस में दी हुई है तो पढ़नी पड़ेगी। तो अब इसके अंदर हम आगे आते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा सीविंग मेथड। पहला मेथड है सीविंग मेथड। सीविंग जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब शुरू में पढ़ा भी था कि जो साइज सेपरेशन है इसके 2-3 नाम होते हैं। इसको या तो सीविंग बोल देते होते हैं या फिर स्क्रीनिंग बोल देते होते हैं इसको, या फिर शिफ्टिंग या शिफ्टिंग बोल देते होते हैं इसको। ये क्या है कि 2-3 नाम हैं। तो जो पहला मेथड है सीविंग, यानी कि इस मेथड में यूज ही डायरेक्ट जो अपनी सीव होती हैं वो सीव यूज की जाती हैं डायरेक्ट, इसलिए इस मेथड का नाम रख दिया सीविंग। और प्रोसेस का नाम भी साइज सेपरेशन यानी कि सीविंग ही है। तो अब इसमें क्या है कि इन दिस मेथड द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम ए कोर्स पाउडर। जो कोर्स बड़े साइज के पार्टिकल हैं, जो कोर्स ग्रेड के पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। किसमें से? उनमें से फाइन पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है। जो भी फाइन पार्टिकल्स हैं जिनका पार्टिकल साइज बहुत कम है उनको बड़े पार्टिकल में से सेपरेट जो करना है अगर, तो उसके लिए सीविंग मेथड यूज किया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें एक टर्म दिया कि डिग्री ऑफ फाइनेस ऑफ पाउडर इज नोन विद द हेल्प ऑफ सीव थ्रू विच द पाउडर मटेरियल इज पास्ड। अब इसमें क्या है कि इसमें जो सीव लगी होती है ना, अब हर सीव का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। कौन सी 10 नंबर की सीव है, कौन सी 22 नंबर की सीव है, कौन सी 44 की है, कोई 60 नंबर की है, कोई 85 की है, कोई 100, 120 की है। इस टाइप से सीव होती हैं। तो अपने को अब पता है कि अगर अपने 10 नंबर की सीव में से पार्टिकल को पास कराएंगे तो उसमें से जो पार्टिकल पास कर जाएंगे तो वो पार्टिकल क्या है कि मिनिमम इतने साइज के होंगे। वो पार्टिकल जितना उसका जो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है उस साइज के पार्टिकल्स होंगे वो, अगर उस नंबर की सीव में से पास करे। अपने को पता है ये जो ऊपर डिटेल पढ़ाई है उसमें भी मेंशन किया हुआ है। और इसमें कह रही है कि सीव्स आर नंबर्ड इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। सीव पे नंबर लगे होते हैं जिससे हमें उनकी पहचान होती है भी हाँ ये इतने नंबर की सीव है। अपने इनके नंबर डिसाइड नहीं कर सकते, इनके नंबर इनके मैश अपर्चर साइज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होते हैं। और अब है वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। जो सीविंग मेथड है, सीविंग मेथड की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ये मेथड है इसकी क्या वर्किंग है और काम कैसे करता है और इसमें होता क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन किस बनावट समझ सकते हैं इसकी भी, किस चीज़ जो चीज़ें हैं अपने इसमें होती हैं। तो अब सबसे पहले साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू ए सेट ऑफ सीव। हमने ये देखो मैं दिखाऊं तो इसमें क्या है कि ये ना डिफरेंट टाइप की सीव लगी हुई हैं इसमें। अब ये क्या है कि एक सीव यहाँ लगी हुई है, इस टाइप में है, जैसे एक कोई नीचे लगी हुई है इसमें, ये ना जुड़ी हुई है सीव ये छोटी छोटी। इस टाइप में अलग अलग ये डिफरेंट सीव लगी हुई है। हर सीव का नंबर है।
मान लो ऊपर 10 नंबर की सीव लगी हुई है तो नीचे सबसे छोटी होगी 120 नंबर की, 10 होगी, फिर 22 नंबर की लगी होगी, इस टाइप से होगी सीव। जो सीव का नंबर होगा ये तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, जो इसका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। सीव का नंबर छोटे से बड़े में होगा और जो अपर्चर साइज है वो ऊपर वाली सीव का सबसे बड़ा होगा, तो डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटे, सबसे पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, इस टाइप में आएगा। और ये जो है ये अपना ये कंप्लीट सीव शेकर बोलते होते हैं, जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं सीव शेकर। इससे पहले थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं फिर इसको भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या, साइड सेपरेशन ऑफ पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू ए सेट ऑफ सीव। सेट ऑफ सीव, सीव का एक सेट है, अलग अलग हर नंबर की जो सीव है वो अटैच की हुई हैं, उनका एक सेट बना दिया है। सीव्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ये मतलब ये बोल रहा है, उससे रिलेटेड है अपने ये जो सीव का जो मैश अपर्चर साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारी सीव जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अटैच है। जो सबसे ऊपर की जो 10 नंबर की सीव है उसका जो मैश अपर्चर साइज है वो ज़्यादा होता है। सीव ऑफ लार्जर साइज एट द टॉप एंड द स्मॉलेस्ट वन इज एट द बॉटम। जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है वो बॉटम में होगी और जो लार्जर साइज की सीव है वो सबसे ऊपर होगी। द बॉटम सीव इज अटैच टू द रिसीविंग पैन। जो सबसे लास्ट सीव है उसके साथ उसके नीचे क्या लगा होता है, एक रिसीविंग पैन लगा होता है जिसमें सीव नहीं होती, उसके अंदर मटेरियल इकट्ठा होता है। लास्ट सीव के नीचे एक रिसीविंग पैन लगा होता है, जो पाउडर छन के आएगा सबसे लास्ट में उसमें इकट्ठा होगा। और जो सबसे लास्ट में उसके सीव के अंदर जो पाउडर इकट्ठा हुआ, जो अपनी बॉटम की सीव थी उसका जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग होगा वो। द मटेरियल इज प्लेस्ड इन अपर मोस्ट सीव। जो मटेरियल है वो अपना वो क्या, अपर मोस्ट सबसे ऊपर की जो सीव है उसके अंदर प्लेस किया जाएगा। जो मटेरियल है अपना वो अपर मोस्ट सीव के अंदर ही प्लेस किया जाएगा। सीव आर, इसके बाद में क्या दिया कि सीव आर शेकन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल सीव शेकर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इसके बाद में क्या है कि एक मैकेनिकल जो सीव शेकर है उसके ऊपर अटैच होती हैं सीवें, फिर क्या है कि उस मैकेनिकल जो सीव शेकर है इसकी हेल्प से जो सीव्स होती हैं इनको शेक किया जाता है, यानी कि इनको एजिटेट किया जाता है सीव को। ये क्या है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करती है, मतलब ऐसे हिलती हैं, आगे पीछे की तरफ हिलती हैं सीव ऐसे सारे ना। इससे क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं और छन जाते हैं वो। इट हेल्प द पार्टिकल्स टू पास थ्रू द सीव। से वही चीज़ है कि ये क्या करता है कि जब जो सीव शेकर है ये हेल्प करेगा पार्टिकल को सीव में से पास होने के लिए। अब ये है अपनी इसमें क्या है कि सबसे पहले ऊपर की जो सीव है, ये जो सीव है ये क्या है, इसको बोल सकते हैं अपने रिसीविंग पैन बोल सकते हैं इसको। इसमें जो मटेरियल है वो रिसीव होगा सबसे पहले, रिसीविंग। सबसे जो मटेरियल है इस सीव में फिल किया जाएगा, फिर इसको कंप्लीट सेट किया जाएगा और उसके बाद में जब ये ऊपर से ये कवर लगा के इसके ऊपर ढक्कन लगा के फिर जो सीव हैं इनको शेक किया जाएगा। ये सीव शेकर है, इसकी यहाँ पे नीचे इसके ये लगी हुई हैं, जैसे ये देखो ये सीव शेकर के लिए मोटर लगी है, ऊपर सीव एडजस्ट की हुई है। जब इसको रोटेट कराया जाएगा तो ऐसे और ऐसे मूवमेंट करेंगी, है ना, ऐसे ऐसे इस टाइप से मूवमेंट करेगा ये। और जब मूवमेंट करेगा तो उससे क्या है कि अपना पाउडर छन के, और यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पे ये कलेक्टिंग पैन है हमारा, इसके अंदर मटेरियल आके इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं कि ये मेथड है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं।
अब इसमें देखिए इनएक्सपेंसिव, मतलब कि ये जो मेथड है ये एक्सपेंसिव नहीं है, इतना खर्चा नहीं आता है, नॉर्मल सा छोटा सा इक्विपमेंट है और सीव ये चाहिए हमें। और उसके बाद में कितनी भी बार यूज करो, हर इसका कोई ऐसे नहीं है कि हर यूज पे कोई कॉस्ट चार्ज है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। और मेंटेनेंस भी इसकी बहुत आसान होती है और इजी टू यूज करना बहुत आसान है, कोई भी यूज कर सकता है। नॉर्मल सीव को सेट करना आना चाहिए, सीव किस ऑर्डर में होती है नंबर के अकॉर्डिंग इनका ऑर्डर होगा और उस टाइप से हमें सेट करना आना चाहिए, तो हम इजीली इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में क्या है कि इसके हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज, कि ये जो मेथड है इसके लिए सीविंग के कुछ एक डिसएडवांटेज भी तो हो सकते हैं। वो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? तो सबसे पहले चांस ऑफ क्लोजिंग ऑफ सीव इफ पाउडर इज़ नॉट प्रॉपरली ड्राई। यह तो नॉर्मल सी बात है कि अगर पाउडर है प्रॉपरली ड्राई नहीं है, अपना जो पाउडर है वो गीला है, तो गीला है तो जब हम उसको अपनी सीव में से पास कराएंगे पाउडर को, ये सीव है इसमें से पास कराएंगे तो सीव के जो ये मैश होते हैं इनको क्या करेगा, ये चॉक कर देगा, इनको ब्लॉक कर देगा या चॉक कर देगा या क्लोज कर देगा। अगर गीला मटेरियल है तो वो फंस जाएगा इनमें और पास होगा नहीं इससे, तो फिर अपनी सीविंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जो मटेरियल है वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए मटेरियल। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। और इसके बाद में क्या है कि ड्यूरिंग शेकिंग एट्रिशन में अकर, ये चीज़ एट्रिशन पिछले ही चैप्टर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि एट्रिशन यानी कि इसमें पाउडर भरा हुआ है तो पाउडर के अगर बड़े पार्टिकल है तो पाउडर के पार्टिकल एक दूसरे से टकरा सकते हैं, वो या जो सीव है अपने उसकी वॉल से टकरा सकते हैं, तो उससे टकराएंगे तो इससे क्या है कि इनमें एट्रिशन हो सकता है। और एट्रिशन नहीं होना चाहिए, ये भी होता है। एट्रिशन से मतलब जो पार्टिकल्स है इनकी शेप वगैरह क्या है वो डिफरेंट चेंज हो जाती है, बहुत बार ऐसा चांस आता है। तो इसलिए कि ड्यूरिंग शेकिंग एट्रिशन में अगर एट्रिशन की दिक्कत आ सकती है तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि जो अपना मेथड है इसका डिसएडवांटेज है। तो ये सीविंग मेथड है, ये क्या है कि इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता होता है। सीव शेकर नाम याद रखना, सीव शेकर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता होता है बहुत बार, तो सीव शेकर ध्यान रखना। और ये इसका मैकेनिज्म ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादातर एजिटेशन ही यूज किया जाता है, और एजिटेशन में भी क्या कराया जाता है, इसमें ऑसिलेशन कराया जाता है। इसमें सीव शेकर में एजिटेशन में ऑसिलेशन यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है, और बहुत से होते हैं जिनमें वाइब्रेशन भी होती है, वाइब्रेशन के थ्रू भी हो जाता है। तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा साइक्लोन सेपरेटर, इसको फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। साइक्लोन सेपरेटर इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आज हमने किया था इसके मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, साइज सेपरेशन के, ये डिस्कस किए थे। और इससे पहले हमने पढ़ा था सीव के बारे में, सीव क्या चीज़ होती है, कि इसका जो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है वो क्या होता है, सीव नंबर क्या होता है, ये वायर का डायमीटर क्या होता है, परसेंटेज सीविंग एरिया क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद में अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता देता हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हमारा शुरू होगा साइक्लोन सेपरेटर से। तो आज हमने जो डिस्कस किया है इससे पीछे वाला अगर वो देखना है तो इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, किसी भी टाइम देख सकते हैं। रिकॉर्डेड है तो एवरी टाइम अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो फिर।